हेलो एवरीवन, आई होप आपका पीसेट के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। ठीक है, हम लोग जो है फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखिए एक एक करके। जैसा कि पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत सिंपल सा है। क्या दिया गया है? 4 सिचुएशंस आर गिवन बिलो। 4 आपको सिचुएशन दी गई है। क्या क्या है? पहला, एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट, मतलब एक कोई बहुत बड़ा सा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। चलिए दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट एक रेक्टेंगुलर लूप है जो कि कैरिंग करंट है, एक ऐसे दिया गया है, इसमें कोई करंट जा रही है। सेकंड सिचुएशन दिया गया। थर्ड क्या बोला इन्होंने? सोलेनॉइड है, एक तरीके से सोलेनॉइड आप समझते हैं ना, एक कोई ऐसे लाइक सिलिंड्रिकल रहेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर जो है एक वायर जो है पूरा ऐसे वाइंड कर देते हैं पास पास, इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। और एक दूसरा तीसरा फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ इन्होंने बोल रखा है कि एक सर्कुलर जो है ऐसे रिंग दिया गया है। ये आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। आपसे बोला गया इन विच ऑफ द केसेस अबव द केसेस विल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बी लाइक दैट ऑफ द बार मैग्नेट। सबसे पहले तो बार मैग्नेट का आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो इसमें फील्ड लाइंस कैसी होती है? इस तरीके से ऐसे ऐसे होती है, ठीक है ना, इस तरीके से हमारी फील्ड लाइंस होती हैं। तो ध्यान रखना, जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं तो हमारा सोलेनॉइड जो होता है उसका एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, जिसमें करंट हमारे फील्ड लाइन ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो आई थिंक बार मैग्नेट और क्या होगा हमारा, ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। बाकी सब में नहीं होता है, इसमें अलग तरीके से इसमें जो है ऐसे सर्कुलर होता है, ठीक है ना, इसमें क्या है कि ऐसे रिंग टाइप में होता है चारों तरफ ऐसे ऐसे। तो एग्जैक्टली बार मैग्नेट जो रिप्लेस कर सकता है वो कौन है? सोलेनॉइड। फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ओनली थर्ड, मतलब सी ऑप्शन। चलिए इसके बाद सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या बोला गया है? ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है ना, I split into 2 identical semicircular arc as shown in figure. The magnitude of the magnetic field at the center O of the resulting circular arc of radius R. ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से अच्छा क्या है कि एक समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल से सोचने वाला क्वेश्चन है जिसमें करंट आई जा रहा है। अभी 2 सर्कुलर आर्क है जो कि सेम टू सेम है, तो ऑब्वियस बात है दोनों में करंट क्या हो जाएगा? I/2 हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर बोला है, वापस इधर I निकल जाएगा। अब आप सोच रहे कि यहाँ पे पूछा है आपसे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपको बताना चाहिए सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ का भी रेडियस R है और यहाँ का भी रेडियस R है और करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट तो सेम होगा। तो अगर हमारा सेम डायरेक्शन में रहा तो ऐड हो जाएगा और अगर अपोजिट रहा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं। अगर याद हो तो किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या था कि अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें अलोंग द करंट, जो थंब होगा वो हमारा क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसमें ऐसे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो करंट हमारा इधर जा रहा है, तो इतने इस हाफ सर्कुलर वाले पोर्शन की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वह कहाँ आएगा? अंदर की तरफ आएगा। बात क्लियर? और इस हाफ की वजह से ध्यान रखना ये ऐसे है, ठीक। तो जब आप इसको ऐसे कर्ल करेंगे इस तरीके से, इधर से इधर ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो कहाँ जाएगा? ये आउटसाइड आ जाएगा नीचे वाले की वजह से। तो ये अंदर ये बाहर दोनों आपस में कैंसिल आउट, ठीक है ना। मतलब अगर इसकी वजह से B1 है और इसकी वजह से B2 है तो B बराबर कितना आएगा? B1 माइनस B2। और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमें पता है B1 बराबर क्या है? B2, तो B क्या आ जाएगा हमारा? 0। तो कौन सा करेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड का हमारा आएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। थर्ड में क्या दिया गया है कि इन्होंने बोला कि द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B विद डिस्टेंस R along करंट कैरिंग। तो ध्यान रखना ये आपने एकदम डायरेक्टली पढ़ा होगा, कुछ नहीं सोचना इसमें कि कोई लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से R डिस्टेंस पे मान लीजिए आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो करंट I है। तो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक I/R। तो क्योंकि रेडियस का पूछा, डिस्टेंस का पूछा गया, तो डिस्टेंस हमारा क्या आएगा? B प्रोपोर्शनल टू 1/R। और 1/R का जो ग्राफ होता है आपको पता चाहिए हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा जो कि इस तरीके से होगा। तो थर्ड वाले का कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द वोल्टेज V एंड करंट I ग्राफ ऑफ द कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 सोन रिलेशन बिटवीन T1 T2। जरा देखिए, देखो ये इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास एक ग्राफ है, I वर्सेस V का ग्राफ दिया गया है और ये हमारा T1 पे है और ये हमारा किस पे है? T2 पे है। ध्यान रखना है यहाँ से एंगल जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम बात करें इसको रेजिस्टेंस R2 मान लें, इसका कितना मान लें? R1। तो यहाँ पे R2 जो है वो बड़ा है और R1 क्या है? छोटा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है θ2 बड़ा है और θ1 क्या है? छोटा है। tan थीटा हमारा यहाँ पे R आता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से थीटा लिया है तो यहाँ से, ठीक।
तो अब क्या होता है कि जिसका रेजिस्टेंस बड़ा इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो कौन सा करेक्ट हमारा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, ठीक है ना। क्या दिया गया है? इन्होंने बोला है ए लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस, इन्होंने बोल रखा है कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम दिया गया है, डिलीवर्स 20 किलोवाट, ठीक है ना। जो पावर मिल रहा है हमें, क्योंकि किलोवाट पावर ही होगा, कितना आएगा हमारा? 20,000 वाट, ठीक है ना। और पोटेंशियल आपको दिया गया है V कितना? 220 वोल्ट। आपको बताना है कि टू ए स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिटेड, ठीक है ना। देखो एफिशिएंसी आपको अगर निकालना है तो हमारा क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। अब ये जो पावर है ये आउटपुट है कि इनपुट है? तो ध्यान रखना, यहाँ बोला गया ये इतना जो है ट्रांसफर कर रहा है टू द इंडस्ट्री, मतलब इतनी वैल्यू इंडस्ट्री जा रही है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये आउटपुट है, ठीक है ना। इनपुट कैसे निकलेगा? तो सोचो यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से लॉस भी होगा, कुछ ना कुछ हीट तो लॉस होगा ना, हीट के फॉर्म में। तो वो कितना एनर्जी लॉस हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा, और फिर उसको इस वाले में आउटपुट में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? इनपुट पावर। तो पहले लॉस निकाला जाए। लॉस निकालने के लिए हमें करंट चाहिए, क्योंकि आर दिया गया है, आई हो जाए तो आई स्क्वायर आर करके पावर निकल जाएगा, ठीक है ना। आई कैसे निकलेगा? तो आपको पी दिया और वी दिया है, तो आई इज इक्वल टू जो आएगा, ध्यान देना यहाँ पे, करंट जो हमारा बनेगा I इज इक्वल टू कितना आएगा? V, P बाई वी हो जाएगा, क्योंकि P बराबर वी आई होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। P कितना दिया गया हमारा बताओ जरा? 20,000 डिवाइड बाई ये हो जाएगा, यहाँ से गया तो फाइनली I जो हमारा बनेगा कितना आएगा? ये हो जाएगा 1000 बाई 11 एम्पियर। आई थिंक क्लियर इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद हम निकालेंगे कितना लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ पावर कितना आ जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इसको आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जरा, तो ये कितना आ जाएगा? देखो आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1000 बाई 11 का स्क्वायर इंटू आर कितना है? 0.5, ठीक। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो P जो हमारा लॉस में जाएगा वो कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा 10⁻6 बाई 121 इंटू 0.5 आ जाएगा। इसको एक काम करते हैं कि 1000 अलग कर देते हैं, 500 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 10⁻3 अपॉन 121, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करके आएगा P लॉस जो हमारा आएगा तो 4.1322 करके आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पावर लॉस का इंटू 10⁻3, ठीक है ना। तो अब जो है हम क्या करेंगे इसमें कि देखो हमारे पास आउटपुट पावर है, लॉस कितना आ रहा है मिल गया, दोनों को सम करते हैं इनपुट पावर मिल जाएगा। तो मैं अगले पेज में कर रहा हूँ, देखो जरा। तो इनपुट पावर जो बनेगा कितना है? एक तो हो जाएगा हमारा आउटपुट प्लस लॉस, तो कितना आ जाएगा? P इन जो आएगा हमारा कितना बन जाएगा? आउटपुट कितना था? 20 किलोवाट प्लस ये कितना हमारा था? 4.132 इंटू 10⁻3 था, वो क्या हो जाएगा? किलोवाट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली कितना आएगा? 24.132 आ जाएगा किलोवाट, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब सोचो P इनपुट हमारा ये हो गया, P आउट हमें पता है कितना है? 20 किलोवाट। तो हमारा जो इफिशियंसी आएगा P आउट बाई P इन इंटू 100। P आउट हमारा कितना है? जल्दी बोलो। 20 अपॉन 24.132 इंटू 100। और जब इसको सॉल्व करोगे क्या जाएगा आपका? 0.82 यहाँ पे आ जाएगा 877 करके ऐसे आ रहा है, तो इंटू 100 मतलब ये लगभग 0.9 हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारा? 82.9%। और कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन। तो 5 का हमारा जो आएगा सी ऑप्शन है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अब देखो इसमें एक सर्किट दी गई, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि 5 रजिस्टर्स हैं, सबका रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, उनको इससे ज्वाइन किया गया है। जो हमारा x और y के बीच में जो रेजिस्टेंस नेट आ रहा है वो हमारा कितना? 2 ओम है। अब आपको बताना है कि इस R के अबाउट हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। चलिए देखो निकालते हैं। पहले तो इन सबको सम कर लेना, क्योंकि ये R और पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा? R/3 बन जाएगा। तो हम जो इतना 3 अलग अलग है इनको एक में कर ले रहे हैं ये,
और ये तो हमारा है ही अलग से। इसमें नीचे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा जो ओवरऑल में लगा हुआ है, ये हमारा R/3 बन जाएगा, ये हमारा R बन जाएगा, और ये भी हमारा कितना है, ये R बन जाएगा। और यहाँ से जो है हमने एक बैटरी है जिसका 10 वोल्ट है, इसको लगा रखा है इस तरीके से, ठीक है ना। और ध्यान रखना यहाँ पे जो बोल रखा है पूरा जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम दिया गया है, मतलब ये ओवरऑल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग करंट निकालेंगे, तो I बराबर कितना होता है हमारा V/R हो जाएगा। तो I इक्वल टू कितना है, V कितना है 10, R कितना दिया गया है, तो R आपको टोटल दिया गया है 2 ओम, तो कितना आएगा 5 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है ये कितना है हमारा 5 एम्पियर, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा इधर साइड में करंट जो है वो I1 है, तो इधर कितना आ जाएगा 5 - I1, ये तो पता ही है, ठीक है ना। अब I1 निकालते हैं। I1 निकालने के लिए हमें ये R पता होना चाहिए, तो पहले R कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको दिया गया कि R इक्विवेलेंट जो हमारा है वो 2 ओम है, तो इसका R इक्विवेलेंट निकालो। तो ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का सीरीज का इसका सम कितना आएगा, तो ये हो जाएगा R/3 प्लस R कितना आ जाएगा हमारा 4R/3, और इसके साथ ये पैरेलल में है, तो फाइनली R इक्विवेलेंट जो बनेगा हमारा वो कितना आ जाएगा, देखो जरा, हो जाएगा 4R/3 इंटू R अपॉन 4R/3 प्लस R। इसको सॉल्व करना जरा, तो कितना आएगा 7 हो जाएगा, 3 आपका कैंसिल, तो 4/7R, और ये वैल्यू हमारी 2 के बराबर है। तो सोचो यहाँ से जो R आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 7/2 ओम, ठीक है। और इसको उठा करके अब यहाँ से हमें निकालना है कितना करंट जा रहा है I1, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखो जरा इसको इस तरीके से कि जो हमारा I1 है, अब जो है I1 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो इस वाले केस में ये R डायरेक्टली जुड़ा है इससे, ठीक है ना। तो कितना आएगा हमारा 10/R हो जाएगा, और 10 हमारा 10 रहेगा, R कितना है 7/2 बराबर कितना आएगा 20/7 आ जाएगा, ठीक है एम्पियर। और अब सोचो इसमें कितना जाएगा, तो जो हमारा ऊपर वाले में जाएगा करंट हमारा, इसको मान लेते हैं I2 है अगर, तो I2 जो हो जाएगा कितना आएगा 5 - I1, तो 5 - I1 कितना 20/7, ये हो जाएगा 15/7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा I आ गया। तो इसमें V कितना आएगा R में, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, बस लगा दो, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा है। तो फाइनली जो हमारा V आएगा कितना आएगा I इंटू R, I कितना है हमारा 15/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है, तो 7 कितना है 2, ये कैंसिल हो गया। फाइनली कितना आएगा हमारा, ये डिवाइड करो, ये 7.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसका D ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर देखिए जरा। एरे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रेक्टेंगल √2 is incident on the glass air surface at angle of incidence of 45 degree, ठीक ना। The refractive index of air is 1, ठीक है ना, एयर का तो मन वैसे भी दिया जाता है। Under these conditions the ray will emerge into the air without any deviation, be reflected back into the glass, be absorbed, emerge into the air with an angle of refraction equal to 90 डिग्री। तो पहले इसको सॉल्व करते कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा इसमें इन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से एक लाइट को 45 डिग्री पे इंसिडेंट किया है, ठीक है ना। ए लाइट इसका √2 दिया गया है म्यू, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है वो आपको पता है कि साइन IC बराबर 1/μ होता है, ठीक है ना। तो क्या जाएगा साइन IC बराबर कितना आएगा बताओ जरा 1/√2, तो यहाँ से IC इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे अगर हमारा डेंसर मीडियम में इंसिडेंट होगा तो बाहर निकलने वाली लाइट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हमें चेक करना है। इन्होंने बोला है कि रेक्टेंगुलर ग्लास ने ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन इंसिडेंट ऑन ग्लास एयर सरफेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री, ठीक ना। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज 1, अंडर दिस कंडीशन द रे विल, तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या है दिस कंडीशन द रे विल, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो रे है वो कहाँ जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, देखो गलती मत कर देना, ग्लास एयर सरफेस पे पड़ रहा है, मतलब ये है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है वो ग्लास के अंदर है, कितने एंगल पे 45 डिग्री पे। तो जो बाहर जाएगी लाइट, ठीक है ना, वो उसका क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर हम 45 डिग्री पे यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं कैसे, म्यू बराबर आपको पता है हमारा क्या होता है साइन I/sin R होता है,
और म्यू कितना है आपको पता है, ये तो हमें दिया गया कितना √2 दिया गया है, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये म्यू जो होता है ये आपका जो आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/√2 बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा मतलब रेयर डेंसर टू द रेयर का होता है, और यहाँ पे जो हमारा है रेयर टू द डेंसर का दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा हमारा sin 45 डिग्री अपॉन sin r बन जाएगा, और यहाँ से sin r जब आप निकालोगे तो फाइनली कितना आएगा, देखो जरा 1/√2 इंटू √2 बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया हमारा, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक ना। इस तरीके से तो मतलब ये है कि 90 डिग्री पे जाएगा, और हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। तो 7 नंबर का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लाइट ट्रेवल्स इनटू मीडियम m1 m2 विद स्पीड दिस वन रिस्पेक्टिवली द क्रिटिकल एंगल। सबसे पहली बात ध्यान रखना, m1 और m2 में जा रहा है, इसमें स्पीड 1.5 × 10⁸ दिया गया है, इसमें कितना है 2 × 10⁸ दिया गया है। सबसे पहली बात करें कौन सा रेयर कौन सा डेंसर, ये रेयर है, ये हमारा क्या है डेंसर है, बात क्लियर है। तो जो हमारा म्यू आएगा, म्यू हमेशा रखना है ये म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयर करके बनता है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो जरा, तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी इन रेयरर अपॉन वेलोसिटी इन डेंसर, क्योंकि म्यू का उल्टा वी होता है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, देखो 2 × 10⁸ आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा 1.5 × 10⁸ आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया कैंसिल, तो फाइनली हमारा कितना आएगा 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा म्यू। और साइन सी बराबर, या साइन जो IC होता है क्रिटिकल एंगल, कितना आता है 1/μ होता है, कितना आ जाएगा 3/4 बन जाएगा। साइन सी बराबर 3/4 हो गया, तो मतलब IC जो है कितना आएगा हमारा साइन इनवर्स 3/4। अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स 3/4 दिया है, बट साइन में नहीं दिया। तो यहाँ पे एक चीज और है कि tan में भी वैल्यू है, तो tan को एक बार चेक करना बनता है कि tan में कहीं मैच तो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन सी को जो है tan में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, सिंपल सा कन्वर्जन, एक ट्राइंगल बना दो फटाक से ऐसे। ये मान लो हमारा IC है, यहाँ पे 3 है, 3 बन जाएगा, ये हमारा 4 है, ये 4 बन जाएगा। तो ये हमारा 3 है, ये 4 है, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा 16 - 9 बराबर कितना आएगा हमारा, ये √7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब tan IC निकालोगे आप देखो जरा, तो tan IC बराबर कितना आएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/√7 आ जाएगा। तो यहाँ से IC = tan इनवर्स 3/√7, और ये आंसर कौन सा करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान रखना इस बात का बहुत ज़्यादा कि कई बार डायरेक्ट निकालने से आंसर मैच नहीं करेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख लो ये आंसर नहीं है, इसकी जगह पे हमारा ये आंसर होगा जो कि थोड़ा सा कन्वर्ट करके निकाला गया। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 भी सिंपल सा, इन्होंने क्या बोल रखा है, ए ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू द एयर वाटर इंटरफेस एट द क्रिटिकल एंगल थीटा, ठीक ना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन्होंने बोला क्रिटिकल एंगल पे इन्होंने इंसिडेंट आपको किया गया है जो लाइट है, ठीक ना। द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट विल कम आउट ऑफ द वाटर एट एंगल 90 डिग्री टू द नॉर्मल, ठीक है ना। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट दोज फ्रीक्वेंसी लेस देन दैट ऑफ द ग्रीन लाइट विल कम आउट ऑफ द एयर टू द एयर मीडियम। तीसरा क्या है, the spectrum of visible light whose frequency is more than that of the green light will come out of the medium। और last आपका है the entire spectrum of the visible light will come out of the water at various angle to the normal, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना, आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात, तो जो हमारा म्यू होता है ना वो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो म्यू कम हो जाएगा, ठीक है ना। और म्यू कम हुआ तो ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा इंसिडेंट वो क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन सी जो होता है या IC जो होता है वो 1/μ होता है। तो ऑब्वियस बात है लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा, और म्यू कम होगा तो ये वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू बढ़ेगा तो IC बढ़ जाएगा। बात समझ गए ना। इसका मतलब कि लैम्डा अगर बढ़ेगा तो जो हमारा IC है वो बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन that of the green light will come out of the out to the air, ठीक है ना। अब आप सोचो जिसके लिए क्रिटिकल एंगल इस एंगल से ज्यादा है वो तो भी इसी बात है बाहर आएगा, जिसका कम होगा वो नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट करने से क्या होता है कि वो तो आपका जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है, TIR हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि लैम्डा बढ़ेगा तो IC बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया कि फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी कम होगा तो आपको पता है लैम्डा बढ़ेगा, और लैम्डा बढ़ेगा तो उसका क्रिटिकल एंगल जो होगा
आईसी की वैल्यू वो ज़्यादा होगा, मतलब अगर आईसी जो है वो थीटा से ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर थीटा हमारा आईसी से कम, मतलब अब जो थीटा हमारा है ये ज़्यादा हो जाए आईसी से, ध्यान रखना आईसी अगर ज़्यादा है इंसिडेंट एंगल कम है तो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा थीटा आईसी से बड़ा हो गया तब वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ठीक है ना, इन्होंने थीटा एंगल पे ऐसे एक लाइट को वही कलर को इंसिडेंट किया, ठीक है ना, बात समझ गए ना। और ग्रीन लाइट के लिए, ग्रीन के लिए हमारा जो है जो क्रिटिकल एंगल है उस एंगल पे इंसिडेंट किया गया। तो ऑब्वियस बात है ग्रीन से ऊपर और ग्रीन से नीचे हमारे सारे होते हैं, ठीक है ना। आपको होता है ये होता है, ये इसका जो वेवलेंथ है, ठीक है ना। अब सोचो इससे कुछ लाइट इधर आएगी और कुछ लाइट हमारी इधर इमर्ज हो जाएगी, बात समझ गए ना। तो ध्यान रखना है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम है वो हमारे उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उनके लिए क्रिटिकल एंगल थीटा से बड़ा आएगा, तो वो इमर्ज होंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जिनकी कम है। तो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन देखो जरा, द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट तो दोज हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ ग्रीन, वो इमर्ज होंगे, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी है, ये सब चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इन बोलो कि सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन द परपेंडिकुलर प्लेन टू द plane of paper carries a current when the key is on, the current as seen from the point A and B, मतलब A और B से देखा जा रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद इसे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली, मतलब जो A देख रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, B को क्या देगा, क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। आगे द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंटेड फ्रॉम B टू A, ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे आपको ऐसे लूप दिया गया है, इन्होंने B इधर है A इधर है, तो जो B टू A जा रहा है ऐसे इस तरीके से, समझ गए ना, B टू A जा रहा है ऐसे। तो B टू A के लिए जो है आप देखो ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर जाती है, साउथ से क्या करते हैं इंटर, तो B से हमें साउथ दिखेगा, A से क्या दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। अब देखो इन्होंने बोल रखा है द एंड पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू A के, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A ऑप्शन करेक्ट है। लो हो गया काम खत्म। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर आपको है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 के बाद हम बात करते हैं इसका 11 नंबर। 11 में क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम साइट प्रॉब्लम फ्रॉम द गिवन डायग्राम सेज विच डिफेक्ट ही सफर्स, ठीक है। देखो जो हमारे इनफाइनाइट से रेज आ रही है उनको ये जल्दी जो है बेंड कर दे रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल में इसको यहाँ बेंड होना चाहिए बट वो जल्दी बेंड कर दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा बट पास की चीज़ों को देख लेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइपिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा करेक्ट आएगा, 11 का ए ऑप्शन। इसमें आपको पता है ना कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो दिख रहा है और पास का ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइपिया बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है। ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉलिंग फ्रॉम ऑन ग्लास प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, 1 2 3 जो भी मार्क किया गया। आपको पता है प्रिज्म में जब भी कोई लाइट डालते हैं तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है इस तरीके से, ये VIBGYOR ये होता है हमारा पूरा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, द कलर एट पोजीशन 5, तो ये हमारा क्या था, ये 1 2 3 4 5 6 7 है। बोला कि द कलर एट पोजीशन मार्क्ड 5 इज सिमिलर टू द कलर ऑफ गोल्ड। आपको तो पता है 5 पे तो हमारा क्या है, ब्लू है, तो वो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। और यही तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। फिर से ध्यान रखना है, करेक्ट मत ढूंढ लेना, नहीं तो जैसे इसको पढ़ोगे आप बोलोगे हाँ ये तो होता है, इसको मार्क चलेगा, मार्क कर दोगे। ध्यान रखना है इनकरेक्ट पूछा गया है तो पहला ही इसका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। 12 का ए आंसर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट 13 में आपको एक ये डायग्राम है, दूसरा ये डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे 2 डायग्राम और दिए गए हैं, ठीक है ना। तो मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। ये इस तरीके से आपसे बोला गया है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द एबव फिगर। आपसे बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा डिस्क्रिप्शन गलत है। पहला दिया क्या है कि फर्स्ट रिप्रेजेंट्स फॉर साइडनेस, ठीक है ना, साइडनेस। तो आपको पता है कि पहले वाले में इसको दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, पास की तो दिखाई दे रही है ना, दूर की नहीं दिखाई। तो यहाँ पे जो फॉर साइडनेस है वो नहीं है, यहाँ पे आपका जो है शॉर्ट साइडनेस है, क्योंकि पास की चीजें नहीं दिखाई दे, मतलब पास की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो हमारा जो पहला ही स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
रॉन्ग डिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, तो 13 का हमारा क्या आ जाएगा, 13 का आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 14 की बात करें अगर हम, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये तो सिंपल सा है। अच्छा ये एकदम सिंपल सा, इन्होंने बोला कि यहाँ पे भाई जो है एक पिक्चर पीछे है कोई, और यहाँ पे एक मिरर है, और इस मिरर में जब देखा गया तो पिक्चर कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है ना। ये जो बना हुआ है, इधर सन लगा हुआ है, ठीक है ना, इधर ऐसे इलेक्ट्रिक वो बना हुआ है, इधर जो है इमोजी बना हुआ है, और इधर क्या है ऐसे स्टार बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप सोचो जब मिरर जो होता है वो उल्टा करके जस्ट दिखाता है, ठीक है ना, तो जो इधर है वो इधर रहा होगा, जो इधर वो इधर रहा होगा। आप देखो जरा, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होता कभी भी, बस लेटरल शिफ्ट इधर उधर आएगा। तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये इधर इधर, ये सेंटर की तरफ बनेगा। तो कौन सा करेक्ट है, ये दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन, बस हो गया। तो 14 का क्या आएगा, बी ऑप्शन। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 15 नंबर, देखो जरा। On the basis of the experiment to trace the path of a ray of light passing through the rectangular glass slab, 4 students arrived at the following description, ठीक है ना। मतलब ये ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट होता नहीं, यहाँ से लाइट को पास किया, फिर ये यहाँ से ऐसे बेंड होगा, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, और ये दोनों अगर याद हो तो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो 4 आपको यहाँ पे वो मिल गए, कौन कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट एंड पैरेलल इंसिडेंट रे, और ये आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर कौन सा आएगा, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ये तो करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब ये हो गया कि 15 का सी, ठीक है ना। आई होप चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद।